तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ। दोस्तों, आज जो हम चर्चा करेंगे वो टारगेट एसएससी एमटीएस 2025 बैच की चर्चा करने वाले हैं। और इसमें आज हम कौन सा पेपर सेट देखेंगे? हम इसमें देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर सेट देखेंगे, जिसकी डेट रहने वाली है 23/10/2024 रहने वाली है, शिफ्ट नंबर 1 रहने वाला। देखिए, डेली हम आपके लिए एक पेपर सेट लेकर आते हैं रोजाना रात को 9 बजे। तैयार रहिएगा इस चीज़ के लिए आप। आज सेट नंबर 36 है। मैं आपको याद दिला दूं, कंटिन्यू 35 डेज से ये हमारी क्लास चल रही है और ये केवल इसके अंदर कोई हम कचड़ा नहीं बताते हैं, इधर उधर कोई मिसलीडिंग और मिसगाइडेड वाली बातें नहीं। इसमें हम सीधा एग्जाम से रिलेटेड बात करते हैं, एक क्वेश्चन और उसका आंसर, और वो आंसर कैसे आया उसके शॉर्ट सॉल्यूशंस। कोशिश हमारी ये रहती है कि हम 20 मिनट्स या 22 मिनट्स के अंदर 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएं। देखिए, मुझे एसएससी डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे से हाथ लगे हैं, इसलिए मुझे मालूम है कि टाइम मैनेजमेंट की क्या अहमियत होती है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि टाइम मैनेजमेंट ना होने की वजह से, कई बार क्या हर बार देखा गया, अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो। तो इन सारी चीज़ों को हम फुलफ़िल करने के लिए इस वीडियो के अंदर तैयार हैं। स्पीड को भी मेंटेन करेंगे, एक्यूरेसी को भी मेंटेन करेंगे और टाइम मैनेजमेंट को भी मेंटेन करेंगे। चलिए, बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। शी रिसीव्ड एन अवार्ड फॉर हर वर्क इन अ इंजीनियरिंग फील्ड। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ याद दिला दूं, आर्टिकल का क्वेश्चन गारंटीड आपका इस चैप्टर में आता है, इस पेपर के अंदर आता है एसएससी एमटीएस। आर्टिकल के बारे में कुछ छोटी सी थ्योरी आपको बता दूं। अगर कभी भी वर्ड का साउंड कहाँ से कहाँ तक आए, आ से लेकर अंगा तक आए प्रोनाउंसिएशन, और अगर का से लेकर ज्ञा तक आए तो आप किसका यूज़ करेंगे? ए का। तो देखिए, ये क्या लिख रखा हुआ है, इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग, जो भी आप समझ लें, इंजीनियरिंग करते हैं या फिर इंजीनियरिंग करते हैं, तो दोनों ही आ से लेकर अंगा के बीच में आ रहे हैं। और इसकी वजह से हम लोगों को किसका यूज़ करना पड़ेगा? एन का यूज़ करना पड़ेगा, ए का यूज़ नहीं होगा। तो इस ए को हटा के हम किसका यूज़ करेंगे? एन का। और मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इज इट क्लियर टू यू? आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। 2 में क्या पूछा गया है? इन द गिवन सेंटेंस वन ऑफ द फोर अंडरलाइन वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। गलत वर्ड लिखा हुआ है, उसको आपको राइट करना है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? आपको सिर्फ वर्ड्स को देखते जाना चाहिए और यहाँ पर जो वर्ड दिया गया है उसको देखते हुए जाना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, कमेटी की स्पेलिंग यहाँ पे सही दी हुई है, यहाँ पर भी सही दी हुई है। क्रेडेंस की स्पेलिंग यहाँ पे गलत दी हुई है, लेकिन यहाँ पर सही दी हुई है। रिगोरियस की स्पेलिंग यहाँ भी सही है और यहाँ भी सही है रिगोरस की। वैलिडेशन की स्पेलिंग यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही। देखिए, इसमें आपको क्या मिल रहा है कि चारों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, लेकिन क्वेश्चन में जो है वो गलत दिया हुआ है। तो अब मिस स्पेल्ड किसके अकॉर्डिंग लगेगा? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगेगा, ऑप्शन नंबर 1 क्रेडेंस। ठीक है। अच्छा, क्रेडेंस का मीनिंग क्या होता है? किसी के ऊपर काफी ज्यादा विश्वास करना, बिलीव करना। ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। और थर्ड में क्या बोला गया है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ये जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है, इसकी जगह पर आपको एक दूसरा सेंटेंस रखना है इन चार ऑप्शंस। द गवर्नमेंट इज डेवलपिंग अ न्यू टेस्ट। गवर्नमेंट क्या कर रही है? एक नया टेस्ट डेवलप कर रही है। इन द रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ टीचर। टीचर्स की भर्ती की जा रही है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है इन अपकमिंग सेशन के लिए। तो देखिए, उनकी भर्ती के लिए, टीचर की रिक्वायरमेंट के लिए, टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए किया जा रहा है। तो ये जो डेवलपिंग किया जा रहा है वो किसके लिए किया जा रहा है? के लिए आएगा, यहाँ पर इन नहीं आएगा। क्या आएगा यहाँ पर? फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ टीचर। लैंग्वेज से ही पता चल रहा है, इन द रिक्वायरमेंट नहीं होगा, फॉर द रिक्वायरमेंट। कौन से चैप्टर का क्वेश्चन आया है? प्रीपोजिशन चैप्टर का आया है। तैयार करिएगा प्रॉपर प्रीपोजिशन को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जो 4 है, उसमें क्लियरली आपको पता है कि आपको सेम वर्ड बताना है, सिनोनिम बता। प्रिजर्व का मतलब होता है किसी चीज को लंबे समय तक सुरक्षित रखना, यानी कंजर्व रखना, किसी को सेफ करके रखना। इग्नोर मतलब किसी को अनदेखा कर देना, डिसएग्री कर देना, डिनाई कर देना। मेंटेन किसी चीज को बनाए रखना, अपनी पुरानी पोजीशन में रिमेन। और कंज्यूम, कंज्यूम का मतलब होता है किसी चीज को
टेक करना, खाना या यूज़ करना। और नेक्स्ट है कंप्लेन। कंप्लेन का मतलब सभी को मालूम है शिकायत करना किसी की। तो देखिए प्रिजर्व करना, कंजर्व करना, सेफ रखना या मेंटेन करके रखना, तो तीनों का एक ही मीनिंग है, सुरक्षित रखना, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5 पर आऊंगा मैं। 5 में आपसे सिनोनिम पूछा गया है, सिनोनिम्स पूछा गया है, समानार्थी पूछा गया है। द ब्राइड हैज एन एग्जिक्यूस्ट फेस। ब्राइड का कैसा फेस है? एग्जिक्यूस्ट फेस है, यानी कि काफी ज्यादा जो है अट्रैक्टिंग फेस है, अट्रैक्टिव। अगली का मतलब क्या होता है? जो ब्यूटीफुल ना हो। एवरेज का मतलब होता है जो मीडियम हो, मध्यम हो, ना ज़्यादा तेज ना ज़्यादा कम, मॉडरेट लेवल। अच्छा, प्लेन का मतलब तो आपको मालूम है, सिंपल। और ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, तो यही इसका आंसर लगेगा। तो दुल्हन के जो फेस होता है वो सुंदर ही होता है, और सभी दुल्हन का फेस सुंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। 6 क्या कह रहा है? 6 में आपको नो एरर फाइंड करनी है। पूरा स्टेटमेंट दिया हुआ है और 4 पार्ट में डिवाइड है, नीचे उसके ऑप्शंस बने हुए हैं, आपको एक सेट करके देखना। देयर इज ओनली वन वे, तो यहाँ पर इज आ रहा है, ओनली वन वे आ रहा है, तो इस वाले पार्ट में तो एरर है नहीं। 2 के बाद में हैव आ रहा है, टू हैव अ हैप्पियर मैरिड लाइफ एंड आई लर्न इट सून। अरे हैप्पी मैरिड लाइफ क्या होता है भैया? मैरिड का मतलब क्या होता है यहाँ पे? मैड का मतलब होता है स्पॉइल कर देना, बर्बाद कर देना। और भैया हैप्पी भी है और बर्बाद भी है, ये कैसी सिचुएशन है? ये तो गलत है। क्या कहना चाहिए? हैप्पी मैरिड लाइफ। ये फ्री हिट क्वेश्चन था, ये तो कर सकते थे बच्चे, ठीक है, लैंग्वेज पार्ट था। तो मैरिड लाइफ होगा, मैरिड लाइफ नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 7 पर आते हैं। जो पार्ट अंडरलाइन है, उस अंडरलाइन पार्ट की जगह पे आपको करेक्ट अल्टरनेटिव रखना है, यानी कुल मिला के एक तरफ से इसका सिनोनिम ही बताना है। कान्हा नेशनल पार्क इन एमपी इज द डेंस फॉरेस्ट इन इंडिया। कान्हा नेशनल पार्क भारत में सबसे घने प्रदेशों में आता है, घने जंगलों में आता है। तो देखिए, एक डिग्री का चैप्टर मैं बार बार चिल्ला रहा हूँ आपको हर वीडियो के अंदर कि डिग्री चैप्टर को तैयार करिए, तैयार करिए, तैयार करिए। आप नहीं पढ़ेंगे, मैं जी चाहे जितनी दम लगा लूँ, कुछ नहीं होने वाला। आपको पढ़ना पड़ेगा बेटा, कोई तरीका नहीं है। स्टडी को अगर एक ही चीज़ है, सिलेक्शन का केवल एक ही चीज़ होती है। मैं बताऊँ, सिलेक्शन के लिए 2 ही चीज़ें ज़रूरी हैं। पहला सिलेबस और दूसरी चीज़ होती है प्रैक्टिस। मेरा ये मानना है कि सिलेबस केवल प्राइमरी एक्शन कह सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सेकेंडरी और इम्पोर्टेंट एक्शन है वो प्रैक्टिस है। अगर आपने सिलेबस को पढ़ लिया और आपने प्रैक्टिस नहीं की, तो सिलेबस मेरी नज़र में आपने पढ़ा ही नहीं है, वो बर्बाद हो गया, बेकार हो गया वो पढ़ना। और जिस बच्चे ने प्रैक्टिस की है, जिस बच्चे ने प्रैक्टिस की है, सिलेबस तो ठीक है, सिलेबस तो देखो ऐसी चीज़ है, इंग्लिश का जो सिलेबस है रियलिटी बताऊँ, सिर्फ 90 डेज़ का होता है। और मैंने तो कई बार क्लर्क जैसे एग्जाम के अंदर 30 डेज़ के अंदर भी कंप्लीट करा दिया सिलेबस, इंपॉर्टेंट पढ़ाकर। ऐसी CHSL का इंपॉर्टेंट पढ़ा दिया था, 30 दिन की क्लास ली थी मैंने ऑफलाइन के अंदर, पूरा इंपॉर्टेंट बता दिया था कि यहाँ से ऐसे-ऐसे क्राइटेरिया से क्वेश्चन आते हैं। हो गया, बच्चों ने किया है पेपर, अब देखो रिजल्ट आता है। स्टेनो में भी बच्चों ने क्वालीफाई किया, अब उनका सेकंड फेज़ है शॉर्ट हैंड राइटिंग, तो वो भी तैयार करवा रहे हैं उनको, है ना? तो अब बहुत ध्यान से देखेंगे यहाँ पर कौन से चैप्टर आ गया, डिग्री चैप्टर का क्वेश्चन आया है। दा के साथ में कौन सी डिग्री आती है? सुपरलेटिव डिग्री आती है। तो ER लगा है, कंपैरेटिव डिग्री है। EST लगा है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है। मोस्ट और डेंस ये दोनों गलत हो गया, मोर भी लगा है और डेंसर भी लगा है, ये भी गलत है। तो हमको चाहिए सुपरलेटिव डिग्री, तो यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर अंडरलाइन किया हुआ जो वर्ड है उसकी जगह पर आपको सही वर्ड का चयन करना है स्पेलिंग का। देखिए, स्पेलिंग रूल में सबसे बड़ा बेनिफिट एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी कभी कोई वर्ड सेंटेंस की स्टार्टिंग में आएगा तो वो हमेशा कैपिटल आता है। स्टार्टिंग में कैपिटल आता है, बीच में कभी भी आएगा स्मॉल आएगा, और लास्ट में कभी भी आएगा स्मॉल लेटर आएगा। तो पहली बात, जहाँ पे कैपिटल लेटर है उनको तो मैं हटा देता हूँ, ये दो तो गए। अब स्मॉल लेटर में से दोनों में से चेक करके देख लेता हूँ कि वैक्यूम की स्पेलिंग यहाँ पे कौन सी वाली सही रहने वाली। फर्स्ट वाली नहीं होगी, फोर्थ वाली करेक्ट स्पेलिंग है वैक्यूम की।
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 9 पर। 9 पे जो सेंटेंस अंडरलाइंड है उसकी जगह पर आपको एक प्रॉपर इन चारों में से कोई एक यूज करना। द फ्लीट ऑफ एंथनी वर नॉट मेरीली डिफीटेड आल्सो डिस्ट्रॉयड बाय द अगस्टस सीजार। जो एंथनी की जो फ्लीट्स थे, जो उसकी आर्मी थी, वो ना केवल अगस्टस सीजार के द्वारा हराई गई बल्कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय भी की गई। सॉरी। चैप्टर का नाम है कंजंक्शन। कौन सा चैप्टर है? कंजंक्शन। और कंजंक्शन चैप्टर में आपने पढ़ा है नॉट ओनली बट आल्सो, ना केवल हराया गया बल्कि पूरी तरह से उसको समाप्त भी कर दिया गया। ऑप्शन नंबर 3। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 पे अगर चर्चा करते हैं, और 10 में क्या दिया हुआ है, एक अंडरलाइन दिया गया है पार्ट, और इसको आपको सॉल्व करना। द कार विद ऑल इट्स फीचर्स वर मेटिकुलसली डिजाइन। देखिए, कार उसके फीचर्स के साथ में बहुत ही बारीकी से डिजाइन की गई है। तो मैं आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको बताऊंगा, ये कौन से चैप्टर का है। ये चैप्टर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट 1 आ जाए प्लस विद, टुगेदर विद, along with, और एक वर्ड और याद रखिए, as well as। इसके बाद में आ रहा है सब्जेक्ट 2, फिर आ रही है वर्ब। तो ध्यान रखेंगे, कभी भी सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 के बीच में इनमें से कोई भी वर्ड आ जाए, विद, टुगेदर विद, along with, as well as, तो हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट को ही प्रेफरेंस दी जाती है। इसी के अकॉर्डिंग ही सारा मामला सेट होता है। द कार हो गया सब्जेक्ट 1, विद आ गया बीच में, ऑल इट्स फीचर हो गया सब्जेक्ट 2। यहाँ पे आ रही है वर्ब, प्लूरल वर्ब आ रही है, तो कार के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे वर्ब सेट करनी पड़ेगी। यहाँ पे वर्ब नहीं आना चाहिए, क्योंकि कार सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर आएगा वाज। तो मेरा जो फाइनल आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 4, वाज। क्लियर? फॉर्मूले को नोट कर लेना, रिपीटेड आया है एग्जाम के अंदर ये। इनमें से कोई भी वर्ड आ सकता है, एज वेल एज को भी तैयार कर लेना, कोई भी एक वर्ड आ सकता है एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। अंडरलाइन करना है, ये जो पार्ट दिया गया है उसमें से एक वर्ड को आपको प्रॉपर सेट करना है। व्हेन दे लेफ्ट फॉर मैक्सिको, जब वो मैक्सिको गए, देयर हाउस वाज इन गुड कंडीशन देन इट्स नाउ। उनका घर जैसी अभी स्थिति में हो उससे बेहतर कंडीशन में था जब वो मैक्सिको गए थे। तो देखिए, यहाँ पर देन का यूज़ किया जा रहा है। अगेन मैं आपसे एक बार चीख चीख के कह रहा हूँ, दोबारा से चिल्ला के कहूँगा, भैया डिग्री तैयार कर लीजिए, देवियों और सज्जनों, डिग्री चैप्टर को तैयार कर लीजिए। इसमें से आएगा ही आएगा, और आ ही रहे हैं क्वेश्चन। हर वीडियो में चिल्ला रहा हूँ मैं, और फिर भी आप सिर्फ क्या करते हैं, एक फिल्म की तरह वीडियो को देखकर आगे बढ़ जाते हैं। नहीं कर रहे हैं आप, तो भैया अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारो, पढ़ लो बेटा, पढ़ लो। बार बार चिल्ला चिल्ला के कहना पड़ रहा है। देन आ गया, देन के साथ में कंपैरेटिव डिग्री आती है, तो एक्सीलेंट नहीं आएगा, मोर गुड तो होता ही नहीं है, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, ये नहीं आएगा, बेटर आएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। आपको सिनोनिम बताना है, सेम मीनिंग वाला वर्ड बताना है। हर फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग वाज अ मेजर हर्डल इन हर कैरियर। अब हर्डल का मतलब क्या होता है? रुकावट, यानी कि बैरियर। क्या होता है? रुकावट, बैरियर, स्टॉप, ये सारी की सारी चीज़ होती है। तो वर्ड आ गया हमारे पास में एनकरेजमेंट। एनकरेजमेंट का मतलब बताइए क्या होता है? किसी को साहस देना, है ना, किसी के साहस को बढ़ाना। तो ये तो अभी नहीं होगा, रुकावट की बात है। स्टिमुलस का मतलब भी क्या होता है? किसी को साहस देना, यानी एनकरेज करना, तो ये भी नहीं होगा। सपोर्ट का मतलब किसी को हेल्प करना, असिस्ट करना, तो ये भी नहीं होगा। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है किसी में रोक लगा देना, बैन कर देना, बैरियर क्रिएट करना, वैक्यूम क्रिएट करना। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद एन एरर यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। बेटा टेंसेस वाला चैप्टर पढ़िए। 12 टेंसेस के पूरे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो फॉर्मूला बेस्ड आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? फॉर्मूला बेस्ड आ रहे हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। अब देखिए, यू डू योगा
सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखना है तो यू के साथ में डू आ रही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट इज ओके, राइट है। ही गो, ही के साथ में गो आएगा क्या? नहीं बेटा, ही के साथ में क्या आता है? गोज आता है। ही के साथ में क्या आता है? गोज आता है। एस या एस लगता है, ही सिंगुलर है ना, तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। जब वर्ब में एस या एस लग जाता है तो वर्ब सिंगुलर हो जाती है। जितनी भी वर्ब अभी तक हमने पढ़ी हैं सब प्लूरल वर्ब पढ़ी हैं, तो अभी प्लूरल वर्ब नहीं आती है ही के साथ में। ही के साथ में कौन सी वर्ब आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। बाकी ऑप्शन को भी चेक करूंगा। शी वॉक्स, ठीक है, शी सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब आ रही है। वी ब्रश, वी प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल वर्ब आ रही है, दैट इज ओके। ठीक है, बढ़ता हूँ आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 पर आपको ईडियम बताना है। We hear the judges from their dash that only CNG buses should run in Delhi. हमने जज से सुना है कि केवल जो CNG बस हैं वो दिल्ली में केवल CNG बस ही चलेंगी। तो देखेंगे यहाँ पर आपको ईडियम एंड फ्रेसेस पूछने का पहले पैटर्न क्या होता था कि पहले यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक की जगह पे ईडियम लिख दिया जाता था और उसका मीनिंग यहाँ पे लिखा जाता। अब क्या दे दिया गया है? चारों ही ईडियम्स दे दिए गए हैं। इन चारों ईडियम्स के आपको मीनिंग पता होना चाहिए और उनमें से एक यहाँ पर सेट होगा। तो पहले मैं मीनिंग बता दूं इसके। लुक शार्प का मतलब होता है बी अलर्ट, काफी ज्यादा अलर्ट होना। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है मिक्सचर। स्क्वायर मील का मतलब होता है प्रॉपर मील, प्रॉपर फूड मिलना, है ना, भोजन मिलना, स्क्वायर मील। नेक्स्ट है आइवरी टावर का मतलब होता है आइसोलेशन फ्रॉम प्रैक्टिकल रियलिटी। जो प्रैक्टिकल रियलिटी है उससे अलग होना आइवरी टावर कहते हैं। तो अभी देखिए क्या बोला गया होगा, उन्होंने क्या डिसीजन लिया होगा। देखिए हमने जज से सुना है कि केवल सीएनजी बस दिल्ली में चलेंगी, तो ये अलर्ट वाली बात है नहीं, कोई मिक्सचर वाली बात है नहीं, कोई भोजन से संबंधित बात है नहीं। ये क्या है? आइवरी टावर, यानी कि ये अभी रियलिटी से काफ़ी दूर है, अभी प्रैक्टिकली से बहुत दूर है। देखो कई सारे लोगों के पास अब पेट्रोल डीजल कार हैं, पेट्रोल वाली बाइक हैं, डीजल कार है, तो वो कहाँ जाएंगे? पहले तो पुराने तो वही चला रहे होंगे ना। अब सीएनजी पे आए हैं, नए पे तो आने में टाइम लगेगा, करीब 50 से 60-70 साल लग जाएंगे प्रॉपर सीएनजी। और इलेक्ट्रिसिटी पर आने में तो करीब, मेरा मानना ये है कि पूरा एक 1 सेंचुरी लग जाएगा प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल आने में। कोल वाले व्हीकल भी बहुत टाइम बाद में बंद हुए, है ना, स्टीम इंजन भी बहुत टाइम बाद में बंद हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 पर आता हूँ। 15 क्या बोल रहा है? आपको प्रॉपर जो वर्ड है अप्रोप्रिएट वर्ड लगाना है अंडरलाइन वर्ड की जगह पे। ही टुक द राइट डिसीजन एट द दैट टाइम। राइट का मतलब होता है सही, इसका मीनिंग बताना है। पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक ही दिशा में नहीं। समथिंग विच इज इनवैलिड, जो इनवैलिड हो नहीं। समथिंग लिबर्टी एंड फ्रीडम, कुछ आज़ादी हो नहीं। समथिंग विच इज करेक्ट, यही आंसर है ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। 16 में क्या दिया हुआ है? द टीचर एनकरेज्ड स्टूडेंट्स टू कल्टीवेट अ डैश एटीट्यूड टुवर्ड लर्निंग, एम्ब्रेसिंग चैलेंज एज अपॉर्चुनिटी फॉर द ग्रोथ। टीचर क्या कर रहे हैं? स्टूडेंट्स को एनकरेज कर रहे हैं पढ़ाई के लिए, जिससे वो क्या कर सकें, अपनी पढ़ाई की तरफ उनका रुझान हो, वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें और तरक्की करें अपने जीवन के अंदर। तो इनमें से एक प्रॉपर वर्ड आपको यूज करना है। रिडेंडेंट का मतलब क्या होता है? किसी चीज का रिपीटेशन होना, अनवांटेड रिपीटेशन, उसकी जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी वो रिपीटेशन हो रहा है। रिपीटेशन, अनवांटेड रिपीटेशन, रिपीट, ठीक है, अनवांटेड रिपीटेशन। रीसाइट, इस तरह पे ए आ जाएगा, रिपीट में ए लगेगा पीछे। रीसाइलेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रिकवरिंग क्विकली, कोई चीज क्या हो, तेजी से रिकवर हो रही है, रिकवरिंग क्विकली। तो क्या रिकवरिंग क्विकली हो रहा है इसके अंदर? बताइए। स्टेगनेंट का मतलब क्या होता है? इनएक्टिव, जो एक्टिव नहीं हो, आलस में पड़ा हुआ हो। और कॉम्प्लासेंट का मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फाइड।
तो अब आप लोग क्या करेंगे, आंसर देखेंगे ध्यान से। देखिए अनवांटेड रिपीटेशन जैसी तो कोई चीज़ नहीं हो रही है। क्या हो रहा है कि जो स्टूडेंट्स है, जैसे टीचर ने उनको एनकरेज किया तो उन्होंने अपनी पुरानी जो स्टडी पैटर्न था उसको चेंज करके नए स्टडी पैटर्न पे तेजी से वो बदलाव ला रहे हैं। जैसे पहले क्या होते थे, हमारे पास स्टडी के इतने सारे हमारे पास में टूल्स नहीं हुआ करते थे। केवल एक बुक हुआ करती थी, उस एक बुक को पढ़ने से हम अपने बड़े बड़े एग्जाम्स को क्रैक कर लेते थे। अब सोशल मीडिया इतना ज़्यादा आ गया है कि विश्वास कीजिए, देखिए मैं सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन एक बात कहूँगा, आप लोग भी खुद एक चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि आपके दिमाग में केवल एक ही चीज़ चलती है, मैं इन सर का पढ़ूँ, ए सर का पढ़ूँ कि बी सर का पढ़ूँ, सी डी ई एफ, इतने सारे टीचर्स के ऑप्शन हो गए और विश्वास कीजिए आप किसी एक टीचर से प्रॉपर नहीं पढ़ पाते हैं। आज मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आज आप इसको देखेंगे कुछ समय तक, और इसके बाद में आप किसी और टीचर के पास चले जाएं, फिर उन टीचर का वीडियो देखेंगे कुछ समय तक, फिर आप किसी और टीचर पे चले जाएं। आप बिल्कुल स्टेबल ही नहीं है तो सिलेक्शन कैसे स्टेबल मिल जाएगा? पहले आपको स्टेबल होना पड़ेगा, तभी तो सिलेक्शन स्टेबल होगा। जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो छात्र जागो, पहले अपने ब्रेन को तो स्टेबल करो, इतना भटका हुआ है, कहाँ से सिलेक्शन होगा? द नाइल इज द डैश रिवर इन द वर्ल्ड। द आ गया तो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री कर ली। हर बार मैं बोल रहा हूँ डिग्री चैप्टर को कवर करो। सुपरलेटिव डिग्री की पहचान क्या होती है? ईएसटी लगता है, मोस्ट लॉन्ग तो होता नहीं है, लॉन्गेस्ट हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री, यही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। लॉन्ग पॉजिटिव होता है, लॉन्गर कंपैरेटिव। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं, इनकरेक्ट आपको स्पेल्ट बताना है। द रेस्टोरेंट स्पेशलिटी इज सी फूड। तो देखिए भैया, सी फूड की स्पेलिंग यहाँ पे सही है, यहाँ पे सही, दा की स्पेलिंग यहाँ सही है, यहाँ स्पेशलिटी यहाँ पर गलत स्पेलिंग है और यहाँ पर भी गलत है, और रेस्टोरेंट्स की स्पेलिंग यहाँ पर सही है। ये एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, इसको गलत नहीं समझेंगे। देखेंगे यहाँ पर जो वर्ड है ना स्पेशलिटी होता है, इसमें ये जो आई के, ये जो बगल से आई लगा हुआ है ना, ये गलत है, ये नहीं आना। क्वेश्चन नंबर कौन सा लगेगा? क्वेश्चन नंबर 19 पर आता हूँ। देखो बेटा, अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और याद रखिए मैं रोजाना रात को 9 बजे यूट्यूब पर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में सीरीज लेकर आता हूँ। सेट नंबर 36 आज मैंने डिस्कस किया है, कल मैं सेट नंबर 37 डिस्कस करूँ। आपका एग्जाम जब भी हो आप उसके लिए तैयार रहें। इन्हीं वीडियो सीरीज को अगर आप देख जाओगे ना, 20 मिनट्स निकालो बस। मेरी जो वीडियो है ना 20 से 22 मिनट्स की है, बस इससे ज़्यादा की। 20 मिनट्स देखो और सिलेक्शन का 100% के बाद 25 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पेपर में। देखो मैं भविष्य वक्ता तो हूँ नहीं, भगवान तो हूँ नहीं, लेकिन हाँ एक बात कह सकता हूँ, अगर आप वीडियो प्रॉपर देख रहे हैं तो मेरे द्वारा बताए गए जो भी शॉर्टकट हैं उन शॉर्टकट्स को अगर आप फॉलो कर रहे हैं, जो भी मैं उसके सोल्यूशंस बता रहा हूँ, जितना फास्ट सोल्यूशन बता रहा हूँ उनको फॉलो कर रहे हैं, तो आपके 17 से 18 मार्क्स तो कहीं गए नहीं इंग्लिश में, इतना तो हिट हो जाए। बाकी अगर एडवांस स्किल पे हैं तो बच्चे 20 प्लस भी करते हैं, और लोअर स्किल पे हो तो भैया 15 मान लीजिए, 15 से 20 क्वेश्चन सही कराने की हमारी जवाबदारी है। आप वीडियोस को देखते रहिए, सही हो जाएंगे। द क्वेश्चन पेपर वाज वेरी इजी टू कंप्लीट। क्वेश्चन पेपर क्या था? बहुत आसान था कंप्लीट करने के लिए, तो वेरी इजी टू कंप्लीट। अब देखिए अगेन मैं आपको बता दूं, इधर पे लिखा हुआ है फ्रेज। फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश, और आप विश्वास कीजिए इसके अंदर ईडियम्स आते हैं, मुहावरे ही आते हैं। अब ये सारे के सारे जो वर्ड दिए हुए हैं ये ईडियम फ्रेजेस से रिलेटेड दिए हुए हैं यहाँ पर, तो इनके पहले मीनिंग आपको पता होना चाहिए। द लास्ट स्ट्रॉ का मतलब होता है द फाइनल प्रॉब्लम, द फाइनल प्रॉब्लम। अब देखिए फाइनल प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि आप बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, आपका प्री हो गया, मेंस हो गया, अब आपका रह गया इंटरव्यू। तो देखो राइटिंग में तो बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं तैयार, प्री तैयार कर लेंगे, मेंस भी तैयार कर लेंगे, लेकिन जैसे इंटरव्यू की बात आती है तो घबराने लगते हैं। वही लास्ट स्ट्रॉ होता है, वही लास्ट पेंटिंग, वही लास्ट प्रॉब्लम होती है। देखिए अ स्नो बॉल इफेक्ट का मतलब होता है समथिंग ग्रो, समथिंग ग्रो बिगर ओवर द टाइम। समय के साथ में कोई चीज़ क्या हो बड़ी होती जा रही हो।
जैसे हिमालय पर्वत आज भी क्या है, थोड़ा सा खिसक रहा है, थोड़ा सा ऊंचाई की तरफ को बढ़ता जा रहा है। ग्लेशियर में आज भी बर्फ क्या है, पिघल रही है। तो क्या है, समय के हिसाब से वो स्थिति खराब होती जा रही है। पीस केक का मतलब होता है इजी टास्क, कैसा काम हो, आसान कार्य। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है ऑनेस्ट एंड लीगली, ऑनेस्टली एंड लीगली, कोई चीज ईमानदारी से हो और कानूनन। अब क्या करेंगे, इजी टास्क है, इजी वर्ड यहाँ पे मिल रहा है और इजी वर्ड यहाँ पे मिल रहा है, आपको समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर 3 ही इसका सही आंसर हो। ठीक है, कौन सा आंसर लगाओगे, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 20 पर आता हूँ। 20 में आपको क्या पूछा गया है, अंडरलाइन किया गया है वर्ड, उसकी जगह पर आपको एक वर्ड सेट करना। देखिए एग्जाम के अंदर ना सिनोनिम एंटोनिम्स जब भी आते हैं वो तब भी अंडरलाइन करके ही ज्यादातर देखने को मिलते हैं, और उनके लिए एक वर्ड आता है मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग। मोस्ट अप्रोप्रिएट का मतलब सिनोनिम है। द पाम इज अ नेटिव ऑफ मलेशिया एंड वी फाइंड देम इन ग्रोव्स। अच्छा, ग्रोव्स का मतलब क्या होता है, स्मॉल ग्रुप ऑफ प्लांट, स्मॉल ग्रुप्स ऑफ प्लांट। तो यहाँ पर जो पाम की बात हो रही है वो पाम प्लांट की बात हो रही है। वो किसकी बात हो रही है, वो एक प्लांट है। पाम क्या है, एक प्लांट है, उसकी बात हो रही है, ट्री की बात हो रही है। ठीक है, प्लांट या ट्रीज कह सकते, ट्री है या पाम ट्री होता है, खजूर का पेड़। नहीं, खजूर के लिए तो डेट आ जाता है ना, पाम ट्री होता है, खजूर को तो डेट बोलते हैं। तो देखिए अभी क्या करेंगे, यहाँ पर फाइनली आंसर बताइए। इनर सरफेस ऑफ द हैंड, हाथ के अंदर का ये जो सरफेस ये भी पाम कहलाता है, तो ये नहीं होगा हमारा। ठीक है, अ टाइप ऑफ ट्री क्या होता है, एक तरह का पेड़ होता है पाम ट्री। अ टाइप ऑफ सॉइल नहीं होगा, पैम्पलेट तो कहीं से मिलता जुलता ही नहीं है। चलिए, तो अब हम पेपर के सबसे आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। अब ये 21 से लेकर 25 तक जो क्वेश्चन है वो क्लोज टेस्ट के नाम से जाने जाते हैं। तो शुरू करते हैं। हाउ एवर द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम डैश डिफरेंट ग्रुप इज अ फंक्शनिंग ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। देखिए, एनवायरमेंट की जो प्रॉब्लम है वो डिफरेंट ग्रुप सोसाइटी में इनइक्वालिटी फैला रही है, और डिफरेंट ग्रुप के द्वारा ये ऐसा किया जा रहा है। तो बताइए क्या हो रहा है। हाउ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्या कर रही है, इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब तो इसका मतलब तो रिजल्ट होता है, परिणाम। पार्शियल मतलब किसी चीज़ के अंदर क्या करना, पार्शियलिटी करना। ठीक है, अपना तेरा करना। एडॉप्ट का मतलब किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, और इफेक्ट का मतलब किसी चीज़ पे क्या करना है, प्रभाव डालना। तो क्या कर रहा है वो, ग्रुप के ऊपर क्या कर रहा है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम सभी समुदायों के ऊपर क्या कर रहा है, अपना प्रभाव डाल रहा है, अलग अलग तरीके से प्रभाव डाल रहा है। कैसे, और समाज के अंदर ये क्या कर रहा है, इनइक्वालिटी भी ला रहा है। सोशल स्टेटस एंड पावर, सामाजिक स्तर और ताकत, डिटरमाइन द डैश टू विच पीपल कैन इंसुलेट देमसेल्फ फ्रॉम द एनवायरमेंटल क्राइसिस और ओवरकम। देखिए, सोशल स्टेटस या ताकत की दम पर लोग जो एनवायरमेंट की तरफ से जो क्राइसिस हो रहा है, जो एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम हो रही है, पर्यावरणीय जो संबंधी समस्या हो रही है, उससे ऊपर निकल कर आ जाता है। अब कैसे निकल कर आ जाता है, देखिए, वेरियस के साथ में कभी टू प्रपोजिशन नहीं आता, स्कोप के साथ में टू नहीं आता, स्कोप ऑफ सुनता है। एक्सपेंस नहीं होता है, यहाँ पर ये गलत होगा, एक्सटेंडेड टू। तो ये कहाँ तक सीमित है, एक्सटेंड टू। ये क्या है कि जिनके पास में ताकत है उनके ऊपर कभी भी प्रकृति का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, देखो, इन सम केसेस, कुछ केसेस में देयर सॉल्यूशंस में बी एक्चुअली वर्सन इन एनवायरमेंटल डिस्पैरिटी। कभी कभी क्या होते हैं, जो सोल्यूशन होते हैं वो वास्तव में बहुत बद से बदतर होते हैं और एनवायरमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। देखिए, अमीरों के घर में लगे होते हैं एसी, और एसी से निकलती है हीट, हीट ग्लोबल वार्मिंग करती है। जबकि अगर पेड़ लगाए जाएं तो प्रकृति को लाभ होता है। अमीर आदमी कहते हैं एनवायरमेंटल ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, लेकिन वो रीज़न नहीं जानते हैं क्यों हो रही है। उस एसी के कारण हो रही है जो 24 घंटे चल रहा है ना। दिल्ली जैसा शहर तो तपता है, आग की तरह, आग के गोले की तरह तपता। यार मैं तो जिस एरिया में हूँ, मेरे तो खूब गार्डन के अंदर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो ऑटोमेटिकली मेरे को डिफरेंस देखने को मिलता है। करीब मेरे को 3 से 4 डिग्री का डिफरेंस मिलता है। अगर बाहर अगर मान लीजिए 35 डिग्री होगा टेम्परेचर, तो मेरे यहाँ पर 33 समथिंग ही होगा। बेनिफिट होता है ट्रीज।
इन कच्छ गुजरात वेयर वाटर इज स्कर्स, गुजरात में जहाँ पर पानी की बहुत कमी है, रिचर फार्मर हैव डैश डीप बोरवेल ट्यूब टू टैप ग्राउंड वाटर टू इरिगेट देयर फील्ड एंड ग्रो कैश क्रॉप। देखिए गुजरात के अंदर जहाँ पे पानी की कमी है, अमीर जो फार्मर होते हैं वो डीप बोरवेल करवा लेते हैं, ट्यूबवेल लगवा लेते हैं और टैप ग्राउंड वाटर, और जो ज़मीन का जो पानी होता है उससे क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं, अपनी फसलों को बोते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं बताइए? लाइसेंस्ड कर रहे हैं? नहीं। कैपिटलाइज पूंजीकरण कर रहे हैं? नहीं। प्रोवाइडेड? नहीं। इन्वेस्टेड इन, इन्वेस्ट के साथ में हमेशा कौन सा प्रपोजिशन आता है? इन। तो वो किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं? बोरवेल करवा लेते हैं, ट्यूबवेल करवा लेते हैं और फिर उसमें से पानी मिलता है और बाकी लोगों के लिए खेतों में पानी मिल जाता है। व्हेन द रेन फॉल्स, व्हेन द रेन फेल्स, जब बरसात नहीं होती, द अर्थन वेल्स ऑफ द पुअरर विलेज रन ड्राई। तो जो कुएं बनाए जाते हैं जब वर्षा नहीं होती है तो गरीब किसानों के कुएं भी सूख जाते हैं। एंड दे डू नॉट इवन हैव वाटर टू ड्रिंक, और उनके पास पीने के लिए पानी नहीं होता। एट सच टाइम, इस समय, द मॉइस्ट ग्रीन फील्ड ऑफ द रिचर फार्मर सीम टू मॉक देम, और ऐसे समय में अमीर किसान का हरा भरा खेत, हरा भरा फसल, वो उन गरीबों का मजाक उड़ा रहा होता है। सर्टेन एनवायरमेंटल कंसर्न समटाइम अपीयर टू बी द यूनिवर्सल कंसर्न, और कभी कभार जो इस तरह की जो प्राकृतिक जो घटना है वो हमारे लिए एक यूनिवर्सल, एक विश्व की समस्या बन जाती है। नॉट पर्टिकुलर टू डैश सोशल ग्रुप, ये केवल सोशल ग्रुप तक ही नहीं है। रेस्ट्रिक्शन मतलब रुकावट, इनडेफिनेटली मतलब अनंत, एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल, स्पेसिफिक टू, ये केवल कहाँ की समस्या नहीं है, सोशल ग्रुप की समस्या नहीं है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, डैश एयर प्रॉब्लम एंड प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी सीम्स टू बी द पब्लिक इंटरेस्ट, और देखिए एयर पोल्यूशन भी फैलता है जिससे बायोडाइवर्सिटी भी हो रही है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि मौसम में विविधताएं आने लगे। A sociological analysis shows that the however how public priorities are set, how they are pursued may not be universally beneficial। देखिए सोशल एनालिसिस ये बताता है कि यदि हम इन सब चीज़ों से निकलना चाहते हैं तो हमको ये सेट करना पड़ेगा कि लोगों की प्राथमिकता क्या है और उनको किस तरीके से उपयोग किया जाए और उनको यूनिवर्सली किस तरीके से सही किया जाए। तो देखिए एब्डक्टिंग का मतलब होता है किसी को किडनैप करना, ये नहीं होगा। इंक्रीजिंग एयर पोल्यूशन, नहीं, हमको इंक्रीज करना चाहिए एयर पोल्यूशन, नहीं। मैनिपुलेटिंग यानी मन को एक जगह से दूसरी जगह भटकाना, नहीं। रिड्यूसिंग, हमको क्या करना चाहिए, एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करना चाहिए और हमें अपने पर्यावरण को भी बचाना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग मी, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। मैं सोनू सर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।